न्यूज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन में बात करेंगे कि कैग रिपोर्ट को लेकर अरुण साफ ने केजरीवाल पर क्या इल्जाम लगाया। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र के बारे में, जानेंगे कि देश में किस तरह महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और देश की बाकी तमाम खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाकुंभ में आज महाशिवरात्रि पर अब तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। चीन के लाइव फायर ड्रिल ऐलान के बाद ताइवान ने तैनात की सेना। बिहार में आज शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार, 7 नए मंत्रियों के नाम हुए फाइनल। पंजाब के लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए आप ने संजीव अरोड़ा को बनाया उम्मीदवार। 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां भाजपा सोशल मीडिया के लोकसभा संयोजक जगदीप सिंह ने सहारनपुर कप्तान कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मुंबई की रहने वाली ओटीटी एक्ट्रेस ने मुझ पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है और इस वजह से मुझे और मेरे परिवार को इस प्रकरण को लेकर मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और अब हम परिवार सहित आत्मदाह करने को मजबूर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। जनपद सहारनपुर निवासी जगदीप सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के काफी पुराने समय से सक्रिय सदस्य हैं और साथ तौर से सोशल मीडिया सह संयोजक प्रभारी भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीने से वो विवादों के घेरे में उलझे हुए हैं। जगदीप भी, आपने सोशल मीडिया पर सपना सप्पू को लेकर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाली और कई धाराओं में मुंबई के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या है पूरा प्रकरण? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा संयोजक सोशल मीडिया विभाग से हूं जी। और सोशल मीडिया विभाग के, आप भी मीडिया कर्मी, आप जानते हैं सोशल मीडिया विभाग के प्रत्येक आदमी का कार्य क्या है। अगर हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगातार कोई अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, उसे काउंटर करना ही तो हमारा काम है ना। तो मैंने उसी का निर्वहन किया, क्योंकि केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था मामला। अभी उन्होंने 2 दिन पहले वीडियो डाली है, उसमें वो धमका रही है हमारे मुख्यमंत्री तक को, उप मुख्यमंत्री तक को वो आदेशित कर रही है कि आपने ये प्रोटोकॉल में उसका नाम क्यों लिखा। मतलब सारी चीजें उनसे पूछ के करनी चाहिए। तो वो उनके कहने का मतलब तो यही है। तो ये सारी चीजें वो लगातार अक्टूबर माह से कर रही थी। हमारे स्थानीय सहारनपुर जिले की कुछ महिला नेत्रियों पर भी उन्होंने बड़े बड़े अभद्र कटाक्ष किए, उनके नाम ले लेकर वो सारी चीजें की। उनकी शब्दावली का मैं यहाँ पे उपयोग ही नहीं कर सकता, वो जो उनकी शब्दावली है। उन सारी चीजों को देखते हुए अपने दायित्व के अनुसार, पुनीत त्यागी का चमचा नहीं हूं मैं जो वो कह रही है, पुनीत त्यागी को डिफेंड नहीं किया मैंने बताया कि इस तरह की ये खुद महिला हैं और ये सारी चीजें इनकी इंटरनेट पर मौजूद हैं और ये किस तरह की भाषा शैली बोल रही हैं, ये सारी चीजें मैंने उसमें लाइव में कही थी। और 2 घंटे बाद ही वो लाइव डिलीट भी हो गया था। उसको अब 4 महीने बाद, क्योंकि जगदीप सॉफ्ट टारगेट है बड़े लोगों के खिलाफ, भाई जिसपे वो आरोप लगा रही है शोषण का, उसके खिलाफ तो उन्होंने एफआईआर की नहीं। जिसपे आरोप लगा रही है कि ये उसके संरक्षक हैं, ये उन्हें बचा रहे, उनके खिलाफ एफआईआर की नहीं। जगदीप के खिलाफ एफआईआर की है, जबकि मैं तो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा था। उन सारी चीजों से लगातार वो जो 4 माह से मेरे परिवार को टारगेट कर रही हैं, आखिरकार मुझे निर्णय लेना पड़ा, राजनीति में रहूं या ना रहूं। मुझे अपना परिवार, अपने बच्चे बचाने हैं, क्योंकि इतनी डिप्रेशन में मेरा परिवार है, मैं बता नहीं सकता। वो कोई गलत कदम उठा ले या कोई उनके साथ गलत कर दे या मेरे साथ कोई गलत कर दे, मैं उस स्थिति में खड़ा हूं। हमारा इतना मानसिक शोषण वो कर रही हैं, उसको लेके, अपने मानसिक उत्पीड़न को लेके, अपने परिवार के मानसिक उत्पीड़न को लेके मैं अपनी एप्लीकेशन के साथ यहाँ आया हूँ। जगदीप जी, आपने कुछ बड़े बड़े लोग भी इस काम के अंदर शामिल हैं, इस कृत्य के अंदर, जैसे आपने पुनीत त्यागी का नाम लिया, उन पर मुकदमा नहीं हुआ। ऐसा क्या डर है जो आप कैमरे पे बताते हुए डर रहे हैं? ऐसे मेरा कोई डर नहीं, मुझे कोई डर होता तो मैं यहाँ तक आता ही ना, और मैं उस दिन भी वो लाइव वीडियो ना डालता। मैंने तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते जो मेरा कर्तव्य था उसका निर्वहन
निर्वाहन किया। मेरा कोई अगर इसकी पुनीत त्यागी की जगह अगर आरोपी किसी और नेता पर लगे होते मैं तब भी यही करता, क्योंकि जिस दायित्व पे हूँ मेरा तो काम ही है ना उस चीज को रोकना और जो उसकी सच्चाई उसे सामने लाना। मेरा तो यही काम था, मैंने उसका निर्वहन किया। तो डर मुझे किसी का नहीं है। मैं तो अपने परिवार के लिए जहां तक जाना पड़ेगा न्यायोचित व्यवस्था के अनुसार वहां तक जाऊंगा। अगर उससे निराश हो गया तब मैं आत्मदाह के लिए जाऊंगा। जगदीप जी, आपने कहा आपने पार्टी के लिए जिम्मेदारी निभाई और अपने वो पोस्ट डाली, अब पार्टी कुछ कितना इस मामले में आपके साथ है? पार्टी की तरफ से मुझे कोई निराशा इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रदेश या क्षेत्र के लोग हैं वहां तक तो ये मामला इस तरह से है ही नहीं जैसे इसकी हाइप यहाँ बनाई जाती है। अब आप देखें 4 दिन पहले 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उनका प्रोटोकॉल ही लीक हो गया। तो ये इसमें मैं दोष देने लगूं क्षेत्र का या प्रदेश का, तो वो तो इसमें दोषी नहीं है। दोषी तो वो लोग हैं जिन 4-5 लोगों के पास यहाँ वो प्रोटोकॉल आया था और उन्होंने लीक किया। जगदीप की बात छोड़ें, जगदीप को मार दो यार, लेकिन आपने उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ही दांव पे लगा दिया। अगर उसका कोई मिसयूज हो जाता और कोई दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होता? मैं 4-5 लोग जिसे उन महिला ने फिल्टर कर दिया है अपने वीडियो में बता के मेरे पास प्रोटोकॉल आ गया। मेरा तो निवेदन है पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, अपने संविधान पे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, उसी के अनुसार तो यहाँ खड़ा हूं ना, वरना तो मैं फरार हो जाता। मैं तो ये कह रहा हूं कि महिला ने फिल्टर कर दी है सारी चीजें। अब आपको 10-20 हजार कार्यकर्ताओं में से नहीं ढूंढना पड़ेगा कि गद्दार कौन है, पार्टी की छवि कौन खराब कर रहा है। इन 5-6 लोगों को जिन्हें आपने भेजा है प्रोटोकॉल, आपको पता है कि हमने किसे किसे भेजा, उन्हें फिल्टर कर लो, उनकी जांच करा लो। इन 5-6 में से ही मिल जाएगा कौन है पार्टी का नाश करने वाला। जी, सपना सप्पू तमाम लाइव में आकर ऐसे कहती हैं कि जगदीप एक ऐसे राजदार अपने पास रखे हैं जिनके पास तमाम विधायकों की और मंत्रियों की पोल पट्टी जैसे वीडियो है, कितना कुछ सच है? सारा झूठ है। और ये चीजें मैं अब भी कह रहा हूं, मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। अगर जगदीप ने फोटो एडिट की है तो जगदीप को बनती धाराओं में सजा दे दो, और अगर मुकदमा झूठा है तो श्रीमती जी के सारे OTT प्लेटफॉर्म्स, मैं अभी दूंगा आपको सारी लिस्ट, बंद करवा दो। पहले गूगल बंद कर चुका है, उनके अंगूर ऐप को मेरे पास प्रमाण है, एप्लीकेशन में संलग्न है। और वो जो लिंक, जिस फोटो का लिंक वो कह रही हैं कि इसने एडिट किया, वो लिंक मेरे पास है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको वो USB के जरिए उपलब्ध करा दूंगा, पेन ड्राइव में डाल के। आप खुद चेक करें और देख लें कौन सी फोटो है उसमें। चलिए, जगदीप जी थे, उनके साथ में धर्मपत्नी भी आज जो है कप्तान साहब के दरबार पहुंची, उससे बात कर लेते हैं। बहन जी, आप एक खुद एक महिला हैं, कितना कुछ सही मानते हैं कि आपके पति ने जिस प्रकार एक महिला के कुछ अश्लील फोटो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, क्या ये सही मानते हैं इस तरह के पोस्ट डालना? देखिए, उन्होंने खुद से बनाकर तो पोस्ट नहीं की है, वो पहले से ही एडिट थी जो उन्होंने बताई हैं कि ये महिला किस तरह की है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई नहीं बताया है, उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से ये बताया है कि ये महिला जो गलत आरोप लगा रही हैं, गलत बात कर रही हैं, वो खुद से ही पहले से ही इस तरह की हैं, बस ये उन्होंने कहा है। किस तरह का अब जो है अब न्याय चाहती हैं आप इस प्रकरण को लेकर? मैं बस यही चाहती हूँ कि उन्होंने जो मेरे पति के ऊपर बेबुनियाद जो आरोप लगाए हुए हैं, जो वो बोल रही हैं, वो गलत हैं। तो आपने देखा, हम जनपद सहारनपुर के कप्तान कार्यालय के नजदीक बिल्कुल मौजूद थे, जहां पर जो है आज जगदीप सिंह और उनकी पत्नी जो है न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए पहुंची थी। सहारनपुर से पल्स 24 पुरुषोत्तम सैनी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां के रुद्रपुर में स्थित दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। दुर्गेश्वर नाथ मंदिर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के कोने कोने से लोग यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन के लिए आते रहते हैं। CCTV कैमरे के साथ ड्रोन से भी मंदिर परिसर की निगरानी की जाती है। महाशिवरात्रि के पावन मेला पे आप क्या कहना चाहते हैं? यह महाशिवरात्रि जैसे कुंभ 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ का जो अभी आपने अवलोकन किया है, वह जो है कि वहाँ का जल ले आकर के आज जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर, और यह जो है सनातन परंपरा की एक बहुत ही बड़ी पीठ रही है बाबा सोमनाथ मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार
मंडलेश्वर तक की उपाधि जिनको मिली, ऐसे तूफानी बाबा ने इसका जीर्णोद्धार कराया। और इस जो है कि श्री बाबा सोमनाथ का महिमा, इस जैसे एक सोमनाथ आप गुजरात के अंदर जिसका पूजन होता है, ऐसे ही बाबा सोमनाथ का जो है कि इस पूर्वांचल के धरती पर जो है कि यह जो पदार्पण हुआ है, इसका जो है आकाश आज यहाँ के हिंदू जनमानस और हिंदू आस्था के केंद्र में बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जो है प्रांतों के लोग इस बाबा जो है कि सोमनाथ में आस्था रखते हैं और उनसे अपनी कामनाएं जो है कि व्यक्त करते हैं और बाबा उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इस पर्व को लेकर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेश के सभी शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही भोलेनाथ के दर्शन करने और उनका अभिषेक करने बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार भक्तों द्वारा किया जा रहा है और मंदिरों में भी सुंदर फूलों से साज सजावट की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, जहां श्रद्धालुओं के ऊपर आसमान से आस्था की बारिश हो रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री काशी धाम पधारे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हो रही है। श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। हर हर महादेव के उद्घोष से पूरी विश्वनाथ परिषद गुंजयमान हो रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली विधानसभा में। केजरीवाल सरकार में शराब नीति को लेकर कैग की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में आर्थिक अनियमितता के खुलासे पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही सरकार पर डाका डाला है। सुनिए। सर, दिल्ली में आज कैग रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और कैग की रिपोर्ट हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और आज दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह खुलासा होता है कि कैसे 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व की हानि दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहुंचाई। नियमों का उल्लंघन किया, कैबिनेट में ले गए नहीं और कैसे कुछ लाइसेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए 70% काम 3 लोगों को दिया, 30% काम में बाकी लोग। शराब दुकानें आवासीय क्षेत्रों में खोली। कुल मिला के बहुत बड़ा शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। यह कैग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। कट्टर ईमानदार कहने वाले अपने आप को जिस प्रकार से सारी नियम प्रक्रिया को ताक में रखकर दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व का नुकसान पहुंचाया, ये ऐसी सरकार है जिसने अपने ही खजाने पर डाका डालने का काम किया। और दूध का दूध पानी का पानी कैग रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा में प्रस्तुत होने से हो गया है। बुलेटिन में आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के बारे में, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पल्स 24 न्यूज की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
Rozgar Developers, a unit of Rozgar Developers and Private Limited. घर वही जहां हूँ आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में तृतीय अनुपूरक बजट पारित किया गया। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार वित्तीय प्रबंधन और विकास के लिए काम कर रही है। वहीं भूपेश बघेल ने सरकार पर आंकड़ों की बाजीगिरी का आरोप लगाया और योजनाओं की स्थिति पर सवाल उठाए। सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का नया लोन लिया है, जिससे पुराने वित्तीय घाटों को पूरा किया जाएगा। ऐसा है, बहुत सारे लोग, ये गृह मंत्री जी तो सतनामी समाज के लोगों को बोले थे 18 दिसंबर को सबको हम छोड़ देंगे बलौदा बाजार के। वही कहा था ना, लोहारी डी में भी कहा था सबको छोड़ देंगे। जो लोग मिलने गए वो बताते हैं, लेकिन किसी के साथ हुआ क्या? गंगा जल में नहलाए हैं तो हम रिहा भी करो। जो वर्षों से गृह मंत्री के पास जेल भी है और गंगा नहलाए हैं। कितने ऐसे कैदी हैं जिसके जो ट्रायल शुरू नहीं हुआ और जिस धारा में जितने उम्र की वर्ष की सज़ा होती है उससे ज़्यादा काट चुके हैं। कितने कैदी हैं, उसको छोड़ने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? भाई, जिस धारा में बंद है कोई भी आरोपी, अब वो फैसला ही नहीं हुआ और उससे ज़्यादा समय वो जेल में काट चुके हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, उसको छुड़वाने की क्या व्यवस्था कर रहा है? देखिए, ईडी के शराब के मामले में अभी बड़ी बात हुई विधानसभा में और कोर्ट ने राज्य सरकार और सेंट्रल जितनी एजेंसी हैं, राज्य की एजेंसी है, उसके गाल में करारा तमाचा मारा है। मैं शुरू से ही मीडिया से बोलता रहा कि जब 2100 करोड़ के घोटाला का आप बात करते हैं तो अभी तक के रिकवरी तो 200 करोड़ का किए हैं। जितने लोग गिरफ्तार किए उसकी चल अचल संपत्ति मिला के 200 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं 2100 करोड़ का। दूसरी बात यह है कि नकली होलोग्राम, तो नकली होलोग्राम वाला तो काम ही कर रहा था, प्लेसमेंट एजेंसी वही काम कर रही थी। और दूसरा, जो नकली होलोग्राम लगे कहाँ? डिस्टिलरी में, फैक्ट्री में, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। आपने नोटिस नहीं दी, रिकवरी नहीं की, ब्लैक लिस्टेड नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? और कल न्यायालय ने उनको आरोपी बना दिया है। ये तो सरकार के गाल में तमाचा ना। 2 साल से आप जांच कर रहे हो, सेंट्रल एजेंसी 2 साल से जांच कर रही है। पहले जो केस बनाया था उसको केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर एसीबी ने अपराध दर्ज कर दिया, फिर ईडी घुस गई। तो आप केवल लोगों को बदनाम करने के लिए जेल में बंद कैसे करके उसको बंद रखना है, ये और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये नए नए सुगुफा छोड़ते रहेंगे। और यदि जाना ईडी की हिम्मत है तो जाएगा आत्म परिसर। 1 रुपया फीट में लिया है और अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया वो किराया ले रहे हैं, वहाँ से वसूली कर रहे हैं। तो क्या 1 रुपया फीट में लिए हुई ज़मीन में आप किराया वसूल कर सकते हैं? तो कहाँ है आपकी शुचिता? कहाँ अलग दिखने की आपकी परंपरा? आप कहाँ अलग हैं? आप तो 1 रुपया फीट में ज़मीन लेके आप किराया वसूल कर रहे हैं 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया। या ईडी में हिम्मत है तो वहाँ देखिए। जो हम लोग 168 करोड़ का मुख्य बजट, 800 करोड़ का दिसंबर में सप्लीमेंट्री और अभी ये लगभग 189 करोड़ के आसपास का बजट हो गया। लेकिन इस बजट का मतलब क्या है कि कुनकुरी में आप 220 बिस्तर का अस्पताल
के लिए बजट में प्रावधान किया है, लेकिन वहाँ ईंट नहीं रख पाए। एयर स्ट्रिप के लिए आपने बजट रखा है, आप कुछ नहीं कर पाए। इस साल आप गरीबों को चावल मतलब चना नहीं दे पाए। इस साल मनरेगा के काम शुरू नहीं हो पाया है। 8,000 करोड़ का तो आपने पीएम आवास के लिए पैसा रखा, लेकिन दिया कितने का है? तो ये केवल आंकड़ेबाजी हैं। और 19,000 करोड़ रुपया आप बहुमत के आधार पे आपने पारित तो करा लिया, खर्च कब करेंगे आप? खर्च करने के समय कहाँ है? आज हो गया 25 फरवरी, 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा ये वित्तीय वर्ष, और इतने दिन में क्या 35 दिन में आप पूरा 19,000 करोड़ खर्च कर लेंगे? तो आपको आंकड़े की कलाबाजी करनी है। मुख्य बजट जो आएगा उसमें वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये सच्ची है, क्योंकि इधर बजट में आ गया तो वो फिर FRBM एक्ट वगैरह ये वो सब आई वास, फिर OPC जैसे कलेक्टर लोग करते हैं ना, सब ऊपर ठीक रहना चाहिए। तो नीचे भले कुछ हो। एक उदाहरण है, मुख्यमंत्री क्षेत्र में 220 बिस्तर का अस्पताल आप बोले हो, वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये स्थिति सरकार की है। वित्तीय प्रबंधन केवल कागजों में है, कहीं कोई काम दिख नहीं रहा है और पूरी तरह असफल है। प्रति व्यक्ति का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डेटा और पॉपुलेशन डेटा दे दूंगा, बट लोन के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के FRBM के रूल के तहत ही लोन कोई राज्य ले सकता है। और इस बार हमारा नेट लोन जो है इस वित्तीय वर्ष के लिए मात्र 2,000 करोड़ रुपए ही था। हमारे पास स्कोप था कि और लोन नहीं लेते और हम फिस्कल प्रूडेंस की दृष्टि से व्यक्तिगत खूब वाहवाही ले सकते थे, लेकिन हमने दूसरे रास्ते को चुना कि FRBM एक्ट के तहत RBI के स्पेस जो मिलता है उसमें हम कितना लोन ले सकते हैं, उस लोन को ले करके जो पुरानी देनदारियां हैं, पुराने सरकार के गड्ढे हैं या कुछ अच्छे पूंजीगत व्यय हैं, जैसे इसी बजट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए प्रोजेक्ट करना, वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाना, इस तरह के अच्छे एक्सपेंडिचर्स को हम कर सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा, ये हमारी रणनीति है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकें उन्हें इंट्रोड्यूस करें, और उन रिफॉर्म्स के बेस पर भारत सरकार से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसको अधिकाधिक ले सकें। इसके अलावा जो भविष्य में छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते में गड्ढे साबित हो सकते हैं, उन गड्ढों को समय समय पर भरते रहें, यह भी जरूरी है। और FRBM जो RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का FRBM के रूल्स हैं, उसके तहत जो फिस्कल स्पेस हमको मिलता है, जो लोन लेने की हमारी क्षमता है, ऐसा नहीं कि कोई राज्य कितना चाहे उतना लोन ले ले। FRBM एक्ट के तहत एक फिस्कल स्पेस मिलता है, लोन लेने की सीमा होती है, उस सीमा का उपयोग करते हुए अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करें या पुराने सरकार के गड्ढों को पाटने का काम करें। और एक और महाशिवरात्रि जहां पूरे देश में धूमधाम, उत्साह और लगन के साथ मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के अचलेश्वर धाम मंदिर में जल अभिषेक के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 9 साल की बच्ची घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल से जैन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बच्ची की मां की भी सांस फूलने लगी। घटना गांधी पार्क थाना क्षेत्र के अचलेश्वर धाम मंदिर GT रोड पर हुई। प्रशासन भीड़ नियंत्रण को लेकर जांच में जुटा हुआ है। बुलेटिन के अंत में चलिए अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बिना बॉल फेंके रद्द कर दिया गया। बारिश के कारण इस महत्वपूर्ण मुकाबले का टॉस तक नहीं हो सका और मैच नहीं हो पाया। दोनों टीमों के बीच एक एक अंक बांटा गया है। वहीं आज इंग्लैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से है, जहां दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया है।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के अपने घरेलू चरण का अंत जीत के साथ किया। कल खेले गए मुकाबले में उसने ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड को शूट आउट में 2-1 से हरा दिया। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोलों की मदद से शानदार वापसी करते हुए प्रो हॉकी लीग के रिटर्न मैच में इंग्लैंड पर 2-1 से जीत हासिल की। नवी मुंबई में खेले जा रही अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 34 रन की पारी खेली, जिससे इंडिया मास्टर्स ने इंग्लैंड मास्टर्स को 9 विकेट से हरा दिया। महिला प्रीमियर लीग के खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जॉयंट्स को 29 गेंद शेष रहते 6 विकेट से हरा दिया। और स्पोर्ट्स की इस खबर के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।